इस कंसेप्ट में जो छोटे छोटे लोगों के भ्रम, लोगों के सवाल, लोगों के प्रश्न, और लोग जो गहराई से नहीं समझते कि समन संघ क्या है या नहीं आते पोर्टल पे, उनसे जब हम बात करते हैं तो कुछ प्रश्न निकल के आते हैं। उन प्रश्नों के, उन भ्रमों के बारे में मैं कुछ बताऊंगा और फिर बाद में छोटा सा जो कंसेप्ट है, सार है समन संघ का, वो बताऊं। समन संघ के बारे में, समन संघ के बारे में लोगों को ऐसा लगता है, या जो लोग इसके विरोध में हैं वो ऐसा प्रचार करते हैं, समन संघ बुद्ध धर्म का काम करता है, बुद्ध धर्म को फैला रहा है, ये सिर्फ बुद्ध धर्म की बात करता है, या ये बुद्ध धर्म की ही बात करता है, या बुद्ध धर्म की बात करता है। पर वो ऐसा मानते हैं। उसका कारण है कि हम अपने वार्तालाप में, और जो संघ के नियम हैं उसमें, और जो ये समण शब्द है उसमें, लोग बार बार जो सोचते हैं, क्योंकि संघ के जो नियम थे विनय के, वो बुद्ध ने बनाए थे, और वो पुराने समण संघ से लेकर बनाए थे। समण भिक्खुओं को भी बोला जाता है, सामनेर जो स्टूडेंट होते हैं उनको बोला जाता है, क्योंकि भिक्खु के जो स्टूडेंट थे उनको भी सामनेर बोलते हैं, और किसी और तरह का जो स्टूडेंट है उसको भी सामनेर बोलते हैं। कई बार सावक भी बोलते हैं। सावक माने बच्चा, जैसे शेर का जो बच्चा होता है उसको सावक बोलते हैं। तो यहाँ सामनेर से, सामनेरी से, या समण से, और भिक्खुओं को भी समण बोला जाता है, और खुद बुद्ध को महासमण बोला करते थे। तो ऐसा छाया जाता है, ऐसा परसेप्शन जाता है कि हम बुद्ध की बात करते हैं, बुद्धि के विचारों को आगे बढ़ाते हैं, बुद्ध का ही सब कुछ करते हैं। और जो लोग बुद्ध को नहीं गहनता से समझ पाते, वो बुद्ध को धार्मिक रूप से समझते हैं। तो वो समझते हैं कि हम कोई धार्मिक काम कर रहे हैं, कोई धर्म का काम कर रहे हैं। एक सीनियर साइंटिस्ट, भाभा के रिटायर्ड, उनका आज सुबह फोन आया। वो कोई कार्यक्रम चलाते हैं, उन्होंने कुछ संविधान वगैरह बनाए हुए हैं। उन्होंने कोई वीडियो सुनी जिसमें हम ये कह रहे हैं, या तो आप संघ में आ जाओ और या संघ को ले जाओ। तो उन्होंने कहा, ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी कि भाई आप ये कहते हैं कि या तो संघ को अपने साथ ले जाओ और या संघ में आ जाओ, इसलिए मैं बात कर रहा हूं। और क्या कार्यक्रम है, क्या नहीं है, कैसे नहीं है। उन्होंने वीडियो सुनी। तो वो वीडियो सुनते समय वो कहने लगे कि जी, आप लोग बुद्ध के कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। उनको बुद्ध अच्छे नहीं लगते, बुद्ध की बातें अच्छी नहीं लगती। वो जो आजीवक है उसकी बातें अच्छी लगती हैं। आजीवक भी बुद्ध के पहले के समय में एक संत कह सकते हैं या एक टीचर कह सकते हैं, पर वो प्रचारित नहीं है। वो ज्यादा, उनकी कोई बातें हैं नहीं, वो खुद मानते हैं कि उनका इतिहास है नहीं। मैंने उनसे पूछा कि भाई आप आजीवक के बारे में बताइए, क्या है क्या नहीं है। वो उनके छोटे से 4-5 पॉइंट बताए, बहुत सारी बातें उन्होंने की। पर वो जो बातें कर रहे थे, वो बातें इस तरह की थी कि आजीवक अच्छे हैं और बुद्ध निम्न हैं, खराब हैं, अच्छे नहीं हैं। और एक बार तो उन्होंने ये भी कहा कि बुद्ध है ही नहीं, ये सब चाल है लोगों की। इस तरह की बातें की। उनकी बातों से ये बात झलकी कि वो बहुत ज्यादा बुद्ध की मान्यता या बुद्ध की बात के विरुद्ध है। हमें कोई आश्चर्य नहीं है, हमें कोई झटका भी नहीं है, हमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई नई बात है। क्योंकि हम ये बात पहले भी कह चुके हैं कि एक संत का जो जानकार होता है, एक संत का जो मानने वाला होता है, एक मान्यता का जो मानने वाला होता है, वो उसकी मान्यता कैसी भी है, और अगर वो पक जाए, 60 साल हो जाए, 70 साल हो जाए, 80 साल हो जाए, अपनी मान्यता के अलावा कोई बात सुनने को तैयार होता नहीं। और बात भी सुनेगा तो घुमा फिरा के अपनी मान्यता को ही ऊपर रखने की काम करेगा। बेशक चाहे साइंटिस्ट है, चाहे डॉक्टर है, चाहे कितना ही पढ़ा है, चाहे कितना ही लिखा है। हमने उनसे कहा जी कि समर संघ के अंदर हम सारी मान्यताओं को मानते भी हैं और नहीं भी मानते हैं। हम किस लिए मानते हैं? क्योंकि सारे लोग समण हैं,
और समण जो लोग हैं वो जिस मान्यता को मानते हैं, जिस भी संत को मानते हैं, जिस भी मजहब को, रिलीजन को, धर्म को मानते हैं, वो उनका अपना निजी है। क्योंकि जितने भी समण संघी हैं वो सारे संघ के मेंबर हैं, इसलिए वो अपनी मान्यता के साथ आए। हम उनकी मान्यता को रेस्पेक्ट करते हैं। हम मानते क्यों नहीं है? संघ की अपनी कोई मान्यता नहीं है। यानी जैसे भारत जो राष्ट्र है, इसका कोई संत, इसका कोई मजहब, इसका कोई रिलीजन, इसका कोई धर्म नहीं है। संविधान का कोई ना धर्म है, ना मजहब है, ना रिलीजन है, ना कोई संत है। यानी राष्ट्र की कोई मान्यता अपनी नहीं है। पर भारत में रहने वाले जितने भी लोग हैं उनकी सबकी अलग अलग अपनी अपनी मान्यता है। और भारत का संविधान राष्ट्र भारत, रट्ठ भारत, इसकी मान्यता देता है और इसका सम्मान करता है। इसलिए अपनी वैकेशन में, अपनी छुट्टियों में, अपनी गजट छुट्टियों में सारे संतों के जितने फेस्टिवल आते हैं उनकी छुट्टी करता है। जैसे सिख अगर बहुत थोड़े से भारत में है, पर गुरु नानक की जैसे आज छुट्टी है, गुरु नानक देव की जयंती की, तो छुट्टी करता है। बेशक मुसलमान अल्पसंख्यक हैं, पर उनकी जितनी छुट्टी होती है वो करता है, उनका रेस्पेक्ट करता है। और भारत का जो मूल तंत्र है, संविधान है, वो उनको बधाइयां भी देता है। ऐसे ही और जो मतों के, मजहबों के लोग हैं या जो पर्व हैं उनके हिसाब से उनको मान्यता देता है, जो जो पास हुई है हाउस में उनके हिसाब से। वैसे ही हम भी जिसका जो मत है उसके हिसाब से उनकी मान्यता देते हैं, उनका रेस्पेक्ट करते हैं। पर संघ का कोई मजहब, कोई रिलीजन, कोई संत नहीं है, और ना ही संघ उसको प्रमोट करता है। ये बात हमने उनको बहुत स्पष्ट शब्दों में बताई कि हम बुद्ध धर्म का काम नहीं करते। पर जो लोग बुद्ध को मानते हैं, बुद्ध धर्म के मत को मानते हैं, उनका वेलकम है, उनका रेस्पेक्ट है। पर यहाँ ये नहीं कहते कि आप प्रमोट करें। वो कहने लगे जी आप अपनी सारी बातों में बुद्ध की बात करते हो। तो हमने उनसे कहा कि देखो, हम बुद्ध की बात नहीं करते, हम धम्म की बात भी नहीं करते, हम संघ की बात करते हैं। और संघ के जितने नियम हैं वो बुद्ध ने लिख के दिए हैं, और वो पुराने समर संघ से उठाए हैं, क्योंकि वो पुराने समर संघ के मेंबर रहे हैं जब बुद्ध नहीं थे। तो सारे नियम वही हैं, और जो नियम विनय पिटक में थे वही नियम संविधान में भी डाले हैं। अशोक ने वही नियम माने हैं। हम बुद्ध का नाम लेना नहीं चाहते, और ना हम ये कहना चाहते हैं कि ये बुद्ध का कोई मजहब है, धर्म है। पर आप हमें ये बताओ कि दुनिया में संघ के नियम और कहाँ हैं, किसने दिए हैं? हम उनको अडॉप्ट कर लेंगे अगर वो इससे अच्छे होंगे तो। जब दुनिया ने सारे संघ के नियम यहां से लिए हैं, हम क्यों छोड़ें, जबकि वो तो समण है। इसलिए हम उनके, बुद्ध के जो नियम हैं उनके नाम से वो आ जाते हैं, और हमें उनका नाम लेना पड़ता है। और नाम लेने में बुराई नहीं है, क्योंकि अगर किसी समण ने मेहनत की है और उसका कोट करते हैं, जिक्र करते हैं, लोग पूछते हैं कि ये नियम कहाँ से आए, तो बताना पड़ता है विनय पिटक से आए हैं। तो विनय पिटक कहाँ से आए, तो बताना पड़ता है कि बुद्ध के संघ ने लिखा हुआ है, तो बताना पड़ता है कि उससे पहले के हैं। तो नाम आएगा, बार बार आएगा। इसमें कोई हीन भावना नहीं है, कोई इसमें फक्र की बात भी नहीं है। जिसका जो जैसे काम चलता है वैसे चलेगा। हमने उनसे कहा कि आप बताओ कि आजीवक क्या है, आप मुझे पढ़ाओ, समझाओ, मैं पढ़ना चाहता हूँ। वो 4-5 लाइन बताए, बोले सारा इतिहास खत्म हो गया। ये भी जो आजीवक की थ्योरी है, ये भी बुद्ध की थ्योरी में से आई है। हमने कहा आप काहे बुद्ध का नाम ले रहे हो, आप क्यों ले रहे हो? तो उनको समझ में आया, बताना पड़ता है, नाम लेना पड़ता है। फिर हमने उनसे कहा कि अच्छा, आप ये बताओ कि बुद्ध, बुद्ध से पहले क्या थे? तो कहने लगे आजीवक थे। तो उनके पिता वो आजीवक थे। यानी उन्होंने ये कहा कि जो शुद्धोधन थे वो भी आजीवक थे। हमने कहा चलो ठीक है। फिर हमने उनसे ये कहा कि अच्छा, आजीवक, आजीवक से पहले क्या थे? इसका जवाब नहीं। फिर हमने उनसे कहा कि अच्छा, जब आप ये मानते हो कि बुद्ध के पिता आजीवक थे, तो बुद्ध भी आजीवक हैं, तो इसका मतलब ये है जब वो आजीवक थे और उनके पिता भी आजीवक है, तो फिर तुम्हारा काहे झगड़ा है भाई? फिर काहे बुद्ध के नाम से परेशान करते हो? फिर आप खुल के कहो कि बुद्ध आजीवक है, और हम भी कहेंगे कि बुद्ध आजीवक है। इसमें बुद्ध को क्या फर्क पड़ता है? आपको क्या, तो आपको तो खुशी की बात है। पर वो माने नहीं इस बात को कि ये खुशी की बात है कि बुद्ध आजीवक थे। वो खुद कह रहे हैं पर माने नहीं। ये एक अजीब सी समस्या हो गई। हमने उनसे ये कहा कि भाई रे, आप हमें एक बात बताओ, आप क्या हो? उन्होंने कहा मैं कुर्मी हूं। तो मैंने उनसे ये कहा कि अब आप जब साइंटिस्ट हो गए, तो साइंटिस्ट होने के बाद में आपका कुर्मी का जो लेबल था वो चला गया क्या? अब आप खाली साइंटिस्ट हो? कह रहे जी कहाँ गया, मैं इतना बड़ा साइंटिस्ट हुआ, मैं आज भी कुर्मी हूं।
तो मैंने उनसे ये कहा कि भाई अगर सिद्धार्थ गौतम बुद्ध हो गए तो बुद्ध होने के बाद में उनका जो टाइटल है वो तो आजीवक ही रहा ना। बुद्ध होने के बाद में उनका आजीवक का टाइटल तो नहीं गया आपके हिसाब से। तो आप बताओ क्या क्या जी, नहीं वो तो बुद्ध हैं, तो भाई उनका कैसे चला गया? मतलब वो एक उलझन वाले सवाल जवाब, मैंने तो बहुत सवाल जवाब किए, वो बार बार उलझ जाते थे, बिखर जाते थे। मुझे कहने लगे आप बुद्ध के नाम पे उखड़ गए। मैंने कहा भाई मैं नहीं उखड़ा, मैं तो आपसे सवाल जवाब कर रहा हूं, आपके सवाल जवाब। फिर मैंने उनसे पूछा कि आप क्या करना चाहते हो। उन्होंने कहा हम अपने लोगों को हॉस्पिटल देना चाहते हैं, हम अपने लोगों को शिक्षा देना चाहते हैं, हमारा यही काम है, यही हमने संविधान बनाया है। तो मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, तो भाई हम क्या देना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा कि जो जानवर हैं, आजीवक का जो सिद्धांत है जानवर है, वो ये कहता है कि जानवर का जो काम होता है वही काम हमको करना चाहिए, खाना और अपनी सुरक्षा और बच्चे पैदा करना। तो मैंने कहा कि भाई देखो ये काम तो सारे जीव भी करते हैं, ये मनुष्य भी करता है, पर मनुष्य के अंदर चेतना होती है, चेतना से वो चीजों को बदल लेता है, इसलिए वो अलग तरह से भी सोचता है, अलग तरह से बात करता है, उसमें अलग है, जानवर में और मनुष्य में अंतर है। वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हुए। फिर मैंने परिहार सर जी का नंबर दिया कि आप उनसे श्रवण ग्रंथ मंगा लेना, आप अपना देना, आप जुड़ना चाहते हो जुड़िए, अच्छी बात है। पर उनकी बातों से मुझे दो बातें समझ में आई। एक बात तो ये समझ में आई कि लोग ऐसा समझते हैं कि हम बुद्ध का काम करते हैं, तो इसको स्पष्ट मना कर देना चाहिए कि हम सभी संतों का काम करते हैं, पर किसी संत का प्रचार नहीं करते। हम सभी संतों का जो काम है, जो उन्होंने कहा है कि इकट्ठे हो जाइए, एक हो जाइए, एक रहिए, वो काम करते हैं। हम उनके मत मतांतर में नहीं जाते, हम उनके मतों की अभ्यास करने के तरीके में नहीं जाते। हर एक संत का अभ्यास करने का तरीका अलग तरीके से बना हुआ है, उसके कपड़े के रंग अलग तरह से बने हुए हैं, उसके पहनने वहनने के जो तरीके हैं वो अलग तरह से बने हुए हैं, उसके बैठने उठने के तरीके अलग अलग बने हुए हैं, उसकी शब्दावली अलग से बनी हुई है, पर सार एक ही है। तो हम सार में जाते हैं, बाकी हम किसी में नहीं जाते। माने थोड़ा सा पर उलझे हुए, पर हमें ये समझ दे गए कि हमको और स्ट्रांगली ये बात कहनी है कि हम किसी मजहब का, किसी संत का, किसी मत का काम नहीं करते, पर सबका सम्मान करते हैं, सबको साथ लेके चलते हैं, सबको मानते भी हैं, पर किसी को प्रमोट नहीं करते। संघ किसी भी संत को ये नहीं कहता कि आप इस संत को मानो या इसकी बात को मानो या नहीं मानो, वो नहीं कहता, क्योंकि समण के अंदर, जो पुराने समय के अंदर भी कोई संत मत नहीं होता था। हम बिना संत मत के लोग हैं, हमारा एक ही है, समण। पहली बात। दूसरी बात, जो बहुत अच्छी संगति हुई हमारी बड़ोदरा की, बहुत शांत हुई, 200-250 लोग उसमें आए, सब सफेद कपड़ों में आए, बहुत शांति से हुई, बहुत कम सवाल आए, डिसिप्लिन में चली, मिनट टू मिनट में चली, टाइम टू टाइम में चली, खाना बहुत अच्छा, अरेंजमेंट बहुत अच्छा, पके पकाए लोग हैं वो सारे सारे, बहुत अच्छी उनकी संगति रही। तो वहां एक चेतन पटेल करके आए, दीपक पटेल या चेतन पटेल, पटेल नाम था, कुछ ऐसे ही था। उन्होंने कहा जी मैं 2 मिनट बात करना चाहता हूँ। ठीक है भाई करो, अलग में बात करना चाहते हैं, सवाल जवाब हैं तो करो। वहां उन्होंने फिर वही बात कही कि जी सारी बातें ठीक हैं, पर साइंस जर्नी ये कहती है कि जो समण शब्द है उसका अर्थ ये नहीं है जो आप लोग बता रहे हैं। साइंस ये कहती है, साइंस जर्नी ये कहती है, चैनल ये कहता है कि जो समणों के अंदर सिखाने वाले लोग होते थे वो वमन होते थे। तो मैंने कहा भाई आप ये कहना चाहते हो कि जो बुद्धिमान लोग होते थे वो वमन होते थे? कह रहे जी नहीं, वो ये कह रहे हैं कि जो पढ़ाने वाले लोग होते हैं, तो भाई पढ़ाने वाले लोग तो पढ़ने वालों से ज्यादा बुद्धिमान होंगे ना। तो बोले हाँ जी हाँ, तो आप ये कहना चाहते हो कि जो वमन लोग हैं वो समणों से ज्यादा बुद्धि वाले लोग थे, वो पढ़ाने वाले थे और हम पढ़ने वाले थे, पर दोनों एक ही है, यही बात कह रहे हो? कह रहे हाँ जी यही बात है। तो मैंने उनसे ये कहा, मैंने कहा भाई रे, साइंस जर्नी जो चैनल है वो वैचारिक नहीं है, इसको आप ध्यान देना। वो एक चैनल है, वो क्या करता है, वो किसी भी व्यक्ति के, जो किसी की किताब छपी है या कोई बोलने वाला है या किसी के पास में कोई डिग्री विग्री है या कोई किसी का कॉलेज का प्रोफेसर वगैरह है या कोई भाषण देने वाला है या कोई किसी संगठन में काम करने वाला है, उसको डिबेट में लेके आता है और उसके अगेंस्ट में दूसरी विचारधारा के आदमी को लेके आता है सवाल जवाब में, और दोनों को भिड़ाता है और दोनों को भिड़ा के सवाल जवाब करता है। या वो क्या करता है कि दूसरे मत की जो किताबें हैं उन किताबों में से कुछ निकाल के लाता है
कुछ देवी के बारे में, कुछ देवता के बारे में, कुछ किसी जानकारी के बारे में, और वो उसको बताता है कि ये गलत है, ये सही है, ये इस तरह से करता है, पर वो चेहरा नहीं दिखाता और वो मोस्टली बात करता है। उसके व्यूवर अच्छे हैं क्योंकि लोगों को ऐसे तर्क वितर्क में मजा आता है। पर जरा आप ये सोचो कि वो चैनल कर क्या रहा है। वो चैनल उनका भी प्रचार कर रहा है, अपना प्रचार नहीं कर रहा है। वो उनके विचारधारा का प्रचार कर रहा है, उनके शब्दों को मजबूत कर रहा है, उनके देवी देवताओं को, आडंबरों को आपको बार बार बता रहा है कि ये ऐसे है, ये ऐसे, ये ऐसे। ठीक वैसे जैसे रामायण के अंदर हमारे लोग चिल्लाते हैं कि शंभूक ऋषि का गला काट दिया राम ने, ये एक शेड्यूल कास्ट के साथ में अच्छा नहीं किया। पहली बात तो शंभूक ऋषि शेड्यूल कास्ट नहीं थे, क्योंकि उस समय तक शेड्यूल कास्ट नाम का कोई शब्द ही नहीं था, कास्ट ही नहीं थी कोई, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर आप अपने शंभूक ऋषि को बताते हो, आप ये कहते हो कि शंभूक ऋषि मेरे हैं, तो आपको ये बात मानना पड़ेगा कि राम उसके विरोध में है। तो आपको राम की भी बात माननी पड़ेगी और राम की पूरी कहानी भी सत्य माननी पड़ेगी। आप अगर शंभूक ऋषि को सत्य मानोगे सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको मारा तो हमारे आदमी को मारा, पर जिसने मारा है वो भी तो स्वीकार करना पड़ेगा। फिर आप रामायण को काल्पनिक नहीं कह सकते, आप फिर रामायण को यथार्थ में बदल दोगे, क्योंकि आप उनके कैरेक्टर का एक का नाम ले रहे हो तो दूसरा अपने आप सत्यापित हो जाता है। अगर एक कैरेक्टर की एग्जिस्टेंस, एक कैरेक्टर की आपने यस कर दिया कि ये कैरेक्टर है, तो पूरी रामायण यस हो जाती है। फिर आप ये मत कहना कि ये तो काल्पनिक है। अगर वो काल्पनिक है तो शंभूक ऋषि भी काल्पनिक है, और अगर वो काल्पनिक नहीं है तो शंभूक ऋषि भी काल्पनिक नहीं है। यानी शंभूक ऋषि अगर काल्पनिक है तो पूरी रामायण काल्पनिक है। और अगर आप ये कहते हो कि शंभूक ऋषि को मारा ही गलत किया और आपने उसको सत्यता मान ली, एग्जिस्टेंस मान ली, उसका यथार्थ मान लिया, तो फिर पूरी पूरी कहानी आपको माननी पड़ेगी। आप दो तरफा नहीं चल सकते कि शंभूक ऋषि भी है और रामायण काल्पनिक भी है। इसको समझो। वो जो देवी देवताओं की बहस कराता है, तो आप अनजाने में देवी देवता को भी यस करते हैं, आप आडंबर पाखंड को भी यस करते हैं। अगर उनकी किताब से बहस करते हैं तो उनकी किताब को यस करते हैं, उनकी किताब को भी आप अस्तित्व में मानते हैं। कहा तो आप ये कहते हैं डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है कि सारी किताबें काल्पनिक हैं, इनके कोई लेखक नहीं है, इनका कोई इतिहास नहीं है, इनका कोई जानकार नहीं है, सब पुराण के नाम से आती हैं, ये कहीं इनके साक्ष्य नहीं मिलते, कहीं पत्थर पर लिखा नहीं मिलता, कहीं ताम्रपत्र पर लिखा नहीं मिलता, कहीं इसका कोई चीज है नहीं, कहीं कहीं इनके चिन्ह नहीं मिलते, कहीं इनका आर्कियोलॉजी नहीं मिलती, कहीं इनके टापू नहीं मिलते, कहीं इनका सोने की तलवार नहीं मिलती, कहीं इनका सोने का रथ नहीं मिलता, कहीं सोने का हिरण नहीं मिलता। कहाँ तो आप ये चिल्लाते हो कि डॉक्टर अम्बेडकर ने ऐसा कहा है, बिल्कुल सच कहा है, और कहाँ आप उसमें बहस में उलझ जाते हो कि ये बात ऐसे हुई तो गलत थी, ये बात ऐसे हुई थी। चार बात अगर आपके फेवर में नहीं है और एक बात फेवर में डाल दी है, और फेवर वाली बात को आप यस करोगे तो चार बात भी आपको यस करनी पड़ेंगी। ये प्रकृति का नियम है। इसलिए साइंस चैनल जो चैनल जो जो चैनल है, जो साइंस जर्नी का चैनल है, वो उनकी बातें करता है, उन्हीं की किताबों की बातें करता है, उन्हीं की बहस करता है। और इस बहस का अब एंड हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास में हमारा बताने का बहुत कुछ है। समणों के बारे में क्यों नहीं बताता साइंस जर्नी चैनल? समणों के बारे में क्यों बहस नहीं होती? या समणों के बारे में इतने सारे समण हैं, इतनी बड़ी सभ्यता है, इतनी बड़ी संस्कृति है, उसका जिक्र क्यों नहीं होता? ये मैंने उनको कहा। फिर मैंने उनसे ये कहा, भाई रे मेरे को एक बात बताओ कि अगर सारे लोग जो बमण हैं, अगर वो पढ़ाने वाले हैं और समण पढ़ने वाले हैं और दोनों एक ही परिवार के भाई भाई हैं, तो भाई जो गौतम बुद्ध हैं वो पढ़ाने वाले हैं या पढ़ने वाले हैं? अरे पढ़ने वाले हैं, पढ़ाने वाले हैं। भाई सबसे ज्यादा पढ़ाने वाले हैं या नहीं है? हाँ, सबसे बड़े गुरु हैं। तो भाई सबसे बड़े गुरु हैं तो उन्होंने तो अपने आप को कभी बमण कहा नहीं, ब्राह्मण कहा नहीं, वो तो हमेशा अपने आप को महाश्रमण बोलते थे। तो क्या गौतम बुद्ध झूठ बोल रहे हैं? यार जी हाँ, ये तो मैंने सोचा नहीं। अरे भाई सोच लो एक बार, क्योंकि जब आप सामने वाले को ये कहते हो कि ये हमसे ज्यादा बुद्धिमान है, पढ़ाने वाला है, तो साथ साथ आप ये भी कहते हो कि हम कम बुद्धिमान हैं, हमें कुछ आता जाता नहीं है। तो आप जब ये कह रहे हो कि समण वमण एक ही हैं, पर वमण में जो लोग हैं वो हमें पढ़ाने वाले हैं और हमारे भाई हैं, तो आप कम बुद्धि वाले हो, इसको स्वीकार करते हो? तो ये स्वीकार करना पड़ेगा आपको, पहली बात। दूसरी बात ये है कि फिर झगड़ा किस बात का है जब दोनों भाई हैं? तो ये खाई किस लिए है?
वो जो बमण है वो समणों का इतना दुश्मन क्यों है कि ना उसको जमीन देता है, ना जायदाद देता है, उसके गले में हानि टांगता है, उसके पीछे झाड़ू टांगता है। कह रहा ये तो मैंने सोचा नहीं। तो भाई इसको सोच लो कि उसका व्यवहार कैसा है कैसा नहीं है, और एक बार जो साइंस जर्नी में लोग हैं उनसे भी एक बार पता कर लो कि ये चीज कैसे है कैसे नहीं, क्योंकि हम थक लिए इस बात से। समण का प्रचार आज ज्यादा हो रहा है तो लोग समण वमण की चर्चा लेके आ रहे हैं। फिर मैंने उनसे कहा कि भाई साइंस जर्नी में कौन व्यक्ति है जो उसको करता है। उन्होंने कहा जी राजीव पटेल की जो बहस है वो हमने सुनी है। तो मैंने उनसे कहा भैया राजीव पटेल जी से मेरी बात हुई है। अब राजीव पटेल जी पत्थर पे लिखे को सच मानते हैं, पर बुद्ध क्या कहते हैं? बुद्ध ये कहते हैं कि लिखे को सच नहीं मानना है, पढ़े को सच नहीं मानना है, बताए हुए को सच नहीं मानना है, मेरे नाम से कोई बताए उसे सच नहीं मानना है, मेरे कोई दावा करे कि मेरे परिवार से है, ये बात बुद्ध ने कही मैंने सुनी है तो सच नहीं मानना है। कोई कुछ भी कहे, आपने सच कब मानना है? आपने सच जब मानना है उस बात को जब आप उस पर तर्क करो, और तर्क तर्क करने के बाद में वो तर्क की कसौटी पे इस मामले में अच्छी बैठे कि वो सबका वेलफेयर करेगी, सबके लिए गुणकारी, सबके लिए अच्छी है। पहली बात। दूसरी बात, जो बात आप तर्क पे कर रहे हो वो आपके अनुभव पे भी सही उतरनी चाहिए। यानी आप उसको अपने अंदर उतार के देखो कि तर्क तो कर लिया आपने बुद्धि से, क्या वो बात शरीर के जो हमारे भाव आते हैं, जो शरीर की तरंगे आती हैं, क्या उसके हिसाब से भी वो सही है या नहीं है? तो पता चलेगा। शरीर की तरंगे कैसे चेक करते हैं? शरीर की तरंगे ऐसे चेक करते हैं जैसे घर में माँ बाप बैठे हुए हैं और कोई किराया लेने आ गया घर का, जो घर का मालिक है, तो बच्चे से ये कहलवा दिया, कह दे पापा घर पे नहीं है, और पापा घर में बैठे हुए हैं। तो बच्चे ने तो जाने अनजाने अपने माँ बाप का आदेश मान के कह दिया अंकल जी पापा घर पे नहीं है। पर पापा अपने मन में देखे शरीर में कि ये बात सही है या नहीं है, वो अनुभव पे देखे, तो वो देखेगा कि उसके शरीर में ये बात एक्सेप्ट नहीं हुई, ये झूठी बात है, ये गलत बात है, सच्चाई से परे बात है। तो जितनी बातें हम तर्क वितर्क में करते हैं उनको खुद पे उतार के देखें कि ये बात ठीक है या नहीं है। अगर वहां ठीक बैठती है तो वो बात ठीक है, तो अनुभव पे उतार के देखना चाहिए। तो बुद्ध जैसे व्यक्ति उस समय कहते हैं, जबकि ना उस समय किताब थी, ना ताम्रपत्र थे, ना पत्थर थे, कि भाई इन बातों को लिखा पढ़ा जो भी है इनको नहीं मानना है, तर्क पे मानना है। कोई ज्ञानी आदमी है, कह के गया है, अपनी बात के लिए मना कर रहा है, तो कोई कारण तो होगा। यही कारण था, क्योंकि पत्थर पे लिखी बात किसने लिखी किसने नहीं लिखी, कब लिखी, इसका वेरिफिकेशन नहीं होता। वेरिफिकेशन आज के समय साइंस के जमाने में अगर होता है तो जो चीज कार्बन डेटिंग में जिसमें कार्बन होता है, जैसे पेड़ की छाल है, पेड़ है, कोई मानव है, कोई जीव है, कोई हड्डी है, यानी कोई ऐसा पदार्थ है पेड़ का या जीवित होने का, उसमें जिसमें कार्बन है, उससे पता चलता है कि ये कितने हजार साल पुराना है, कितने हजार साल पुराना नहीं है। पर पत्थर में कार्बन नहीं होता। पत्थर में कार्बन नहीं होता, इसलिए पत्थर की डेटिंग नहीं होती, पता नहीं चल पाता। तो पत्थर की डेटिंग को अनुमान से करते हैं, इस काल में ये हुआ होगा, यहाँ ये लिखा है, कुछ बात सच्ची जोड़ते हैं इतिहासकार, कुछ गलत जोड़ते हैं। तो भाई जब आपकी शिक्षा चली गई, आपके पास अक्षर ज्ञान नहीं, अक्षर बाद में बने हैं, अब किसने लिखा, क्या लिख दिया, क्यों लिख दिया, सारी बातें सच नहीं हो सकती हैं। कुछ बातें कौमा बिंदी इधर उधर घुमा के बदल भी सकता है आदमी, क्योंकि अगर आदमी के भाव अच्छा नहीं है, मन अच्छा नहीं है, तो कर सकता है। तो आंख बंद करके यकीन करने का नहीं है। फिर हमने उनसे ये पूछा, अच्छा ये बताओ, जो भी उनका नाम था, चेतन पटेल या जो भी था, अरे भाई वमन को तो वमन वमन सब करते हो, पर ये जो इतने सारे लोग हैं जिनकी संस्कृति के बारे में, जिनकी संस्कृति के बारे में डॉक्टर अंबेडकर भी कहते हैं, सारी दुनिया कहती है कि भारत की ये जो संस्कृति है ये बहुत विशाल है, बड़ी बहुत बढ़िया है, हमारे काले लोगों की, जो यहाँ के काले लोग हैं, सफेद लोगों की बात नहीं कर रहा मैं। तो भाई उस संस्कृति का कोई नाम तो होगा, तुम मेरे को नाम ही बता दो उस संस्कृति का क्या है। तो घुमा फिरा के नाम तो बताया नहीं, मैंने उनको बताया कि भैया उसको श्रमण संस्कृति बोलते हैं, और श्रमण संस्कृति को पाली में समण बोलते हैं, ओरिजिनल नाम समण है। और जो ब्राह्मण संस्कृति है उसका कहीं जिक्र नहीं मिलता, वो कहीं नहीं है। संस्कृति एक ही है, पर उसके अगेंस्ट में अपोजिशन में बोल देते हैं कि ये संस्कृति उनकी है, जो उनके साथ बाहर से लोग लेके आए, कल्चर लेके आए। ये बात मैंने उनको कही। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई आप मेरे को बताओ कि यहूदियों की जो संस्कृति है उसमें जो शब्द आता है उनको हूद बोलते हैं और यहूदी संस्कृति बोलते हैं।
जो जो इस्लाम है उनको इस्लामिक संस्कृति बोलते हैं और उनको इस्लामिक कल्चर बोलते हैं और इस्लाम से बनी हुई है वो, मुसलमान बोलते हैं। जो ईसाइयों की संस्कृति है उसको क्रिश्चियन संस्कृति बोलते हैं और वो क्राइस्ट लोग हैं। जो किसी देश में और भी जो लोग हैं, जैसे सिखों की संस्कृति है तो उसको सिख संस्कृति बोलते हैं, उनको सिख बोलते हैं। तो भाई अगर ये श्रमणों की संस्कृति है, श्रमणों की संस्कृति है और ये श्रमणों की भाषा है, तो इस संस्कृति के लोगों को क्या बोलेंगे? तुम मेरे को बता दो, हमें क्या बोलेंगे? चलो श्रमण पसंद नहीं है, श्रमण में दिक्कत आ गई है, श्रमण में तुमने रट्टा मान लिया कहीं से कि श्रमण और बमण दोनों एक ही होते हैं और नहीं मानते इस बात को, क्योंकि लिख चुके हो तो मानोगे कैसे? तो हम हैं कौन? जब हमारी श्रमण संस्कृति है, श्रमण संस्कृति है, तो भैया जब 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 तुम कहते हो कि मुसलमान संस्कृति का मुसलमान है, ईसाई संस्कृति का ईसाई है, जर्मन संस्कृति का जर्मन है और यहूदी संस्कृति का यहूदी है और बौद्ध संस्कृति का बौद्ध है, तो श्रमण संस्कृति का कौन होगा? अब श्रमण संस्कृति क्या कास्टों में टुकड़ों में बटेगी उस समय, जबकि ना कास्ट है ना टुकड़े हैं। तो श्रमण संस्कृति के बंदे को श्रमण बोलेंगे संस्कृत भाषा में, और श्रमण संस्कृति, क्योंकि श्रमण संस्कृति हमारा ओरिजिनल नाम है, तो श्रमण ही तो बोलेंगे। और अगर ना भी बोलना चाहो, हमें कोई एतराज नहीं है, हमें तो ये बता दो हम हैं क्या, हमारी संस्कृति क्या है, या हम बिना संस्कृति के घूम रहे हैं? ये 120 करोड़ लोग, इनकी कोई कल्चर ही नहीं है। ये इनके इतने पुराने पुराने रीति रिवाज हैं, इतने पुराने पुराने इनके फेस्टिवल हैं, इतने पुरानी पुरानी भाषा है, इतने पुराने पुराने इनके राजकाज हैं, इनके सम्राट अशोक जैसे लोग हैं, इनके बुद्ध जैसे लोग हैं। ये बिना संस्कृति के घूम रहे हैं, इनकी कोई पहचान ही नहीं है, ये बिना पहचान के लावारिस लोग हैं। तो भाई कुछ तो हद करो, कहीं तो टिको, कहीं तो आओ। हम बहस करने को तैयार हैं, हमें बता दो हम कौन है, हम तो वही वही मान लेंगे। पर तुम खाली अपनी बात को सच करने के लिए, और जब से हम समण शब्द का प्रचार कर रहे हैं और समण के बारे में बोल रहे हैं, तुम कूद कूद के आ जाते हो। पहले कहाँ थे भाई? पहले बोलते ना एक बार। वो बुद्ध की जो किताब है, जो धम्पद है, उसमें समणा वमणा का जिक्र है। अब तुम पत्थर पे लिखे को मानते हो पर बुद्ध के लिखे को नहीं मानते, ये भी बड़ी अजीब बात है। पहली वाली बात नहीं मानते। जो वो मैगस्थनीज की इंडिया में 7 प्रकार के समण हैं, तुमको वो नहीं दिखाई देते, वो तुमको कुछ और दिखाई दिखाई देते हैं। पत्थरों से खोद के लाते हो, ताम्र पत्थरों से खोद के लाते हो, जो आंखों के सामने चल रहा है सिस्टम, उस पर कोई जिक्र नहीं है। तो तर्क कर लो भाई, तर्क वितर्क के लिए बोला है, 1000 बार बोला है कि तर्क वितर्क से सारी चीजें निकलती हैं। और हम तर्क वितर्क में अगर मान लो आपको लगता है कि गलत है, तो हमको बता दो कि हम हैं कौन। तो खाली बात को बिगाड़ोगे ही, तो बात को संभालोगे नहीं, तो बताओगे नहीं हम कौन है कौन नहीं है। ये बात वहां उनसे हुई, मान गए वो इस बात को कि ठीक कह रहे हो आप, मेरी समझ में थोड़ा अंतर था, मैं साइंस जर्नी को बात करूंगा, बात करो या ना करो, पर हमें थोड़ी दिक्कत हो रही है क्योंकि बार बार लोग जैसे जैसे समझ का प्रचार हो रहा है वैसे वैसे वो सवाल करते हैं। ये वीडियो बनेगी तो शायद ये काम आएगी, आप लोगों को भी समझ में आएगा कि क्योंकि ऐसी बातें निकल के आएंगी, जैसे जैसे हम इकट्ठे होंगे वैसे वैसे हमें बिखेरने के लिए नई नई चीजें निकल के आएंगी, उनका मुकाबला करेंगे हम समय के हिसाब से। हमारे एक यहाँ अच्छे संगी हैं, आजकल साइलेंट हो गए हैं, नाम है उनका अनिल वानकर। बहन जी थी रंजना वानकर। एक दिन, अब चूंकि ड्यूटी तो लगी थी रंजना वानकर की यहाँ पे ट्रेनिंग देने की, पर उनके जो हस्बैंड थे उन्होंने पोर्टल उनको दे दिया और वो यहाँ पढ़ाने आ गए। गलत किया उन्होंने, क्योंकि अगर ड्यूटी उनकी थी तो पोर्टल उनको नहीं देना चाहिए था, क्योंकि वो इतने एक्टिव नहीं थे। एक्टिव बहन जी थी। अब वो यहाँ कहीं से पढ़ के आए, शायद वहीं से वीडियो देख के आए, अब यहाँ कहने लगे समण और वमण दोनों एक ही होते हैं, जो ज्यादा बुद्धिमान होते हैं वही समणों में से वमण बने हैं। अब मेरे को खबर पड़ी, 2-3 संगियों को फोन आया जी कि वो तो पूरा आइडियोलॉजी को उल्टा करके बता रहे हैं। तो मैं वहां पोर्टल पे ज्वाइन किया, मैंने सुना, वो फिर कहने लगे समण वमण एक ही होते हैं। तो मैंने उनसे कहा, अरे भाई आप जब यहाँ संघ में आए थे तो ये बात तय थी कि हम समण संस्कृति पे काम कर रहे हैं और समण और वमण का पूरा स्पष्ट है, और जब हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तब काम करते हैं। आप पहले ऐसे व्यक्ति हो जो अपनी आइडियोलॉजी को अपने हाथों से ही काट रहे हो, सिर्फ इसलिए कि किसी व्यक्ति ने कह दिया वीडियो में कि समण वमण एक होते हैं। तो आप इसका कोई एविडेंस लाओ, कुछ तो लेके आओ। अगर समण वमण एक ही होते हैं तो भाई मुझे ये समझा दो कि ये वमण कम पढ़े लिखों पे अत्याचार क्यों करते हैं, या जिनको पढ़ाते हैं उनको अत्याचार क्यों करते हैं, या जो बुद्धिजीवी लोग हैं ये हमारे ऊपर क्रूरता क्यों करते हैं, इसी बात का जवाब दे दो। बाकी बातें तो हम बाद में पूछ लेंगे। वो कहने लगे जी आप जो बता रहे हो वो ठीक है और बाकी जो लोग बता रहे हैं वो ठीक नहीं है। अरे भैया, जो मैं बता रहा हूं और जो बाकी लोग बता रहे हैं, हम तर्क वितर्क के लिए 24 घंटे तैयार हैं। हम तो अपनी नेशनलिटी, अपनी आइडेंटिटी ढूंढते ढूंढते परेशान हैं। हम नहीं कहते कि हम ठीक हैं, पर जो सही है वो सामने तो आए। अभी तक तो कोई आया नहीं और ना कोई आता है। तो उन्होंने कहा जी
हम गोंडवार पढ़ाना चाहते हैं, गोंड जो लोग हैं। अरे भाई, गोंड जो लोग हैं, गोंडवाना जो लैंड है वो पूरे भारत, पूरी दुनिया की एक पेनिनसुला है, एक जगह है। आप गोंड गोंड करोगे, गोंड के बारे में बताओगे तो सारे लोग गोंड हैं। पर कहीं तो लाइन खींचोगे। उन लोगों ने अपना वमन संघ बना रखा है, आपको अपने बच्चे बचाने हैं, तो क्या वमन संघ में अपने बच्चे बचा लोगे आप? अगर उनको एक कहोगे तो बचा लोगे क्या आपको? फिर आवश्यकता क्या पड़ी है? अगर ये परेशानी ना होती तो हमको इकट्ठा होकर अलग इकट्ठा होने की जरूरत क्या पड़ती? हम प्रताड़ित है, परेशान है, इसलिए तो अलग इकट्ठे हो रहे हैं। अगर हम प्रताड़ना करने वाले के, पीटने वाले के साथ ही बैठे रहेंगे, उससे अलग नहीं हटेंगे, तो वो तो पीटता रहेगा हमें। उसको तो आदत पड़ी हुई है पीटने की, वो तो पीट के हमारा सारा सामान लेगा। नाराज हो गए, तर्क वितर्क करने तो कोई आता नहीं है। कह रहा जी भाई आप जो नॉलेज लाते हो, क्योंकि मैंने यहाँ जितने भी लोग हैं मैं उनको ये समझाना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि जितने भी लोग हमसे बात करते हैं, या हम जितने लोगों से बात करते हैं, या हम भी जो बात करते हैं, वो जानकारी हमें किताबों से मिलती है। वो जानकारी हमें कहीं अखबार से मिलती है, कहीं वीडियो से मिलती है, कहीं अनुभव से मिलती है, कहीं देखकर मिलती है, कहीं माँ बाप से मिलती है। और फिर हम उसको प्रोसेस को पूरे को देखते हैं, जानते हैं। पर हम जो यहाँ बात बता रहे हैं, जानकारी एक साइड में है। हम जानकारी के साथ साथ में ये भी देखते हैं कि हमारे लोगों की पुरानी कल्चर, हमारे लोगों की पुरानी स्थिति, हमारे लोगों का रहन सहन, हमारे लोगों का व्यवहार, हमारे लोगों की आज की स्थिति, वो सब कहाँ इसमें फिट होती है, कहाँ नहीं होती है। हम यहाँ तर्क वितर्क करते हैं। तर्क वितर्क करने के बाद में किसी निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। हम किताबों के पीछे नहीं चलते हैं। क्योंकि वो जो जो राम बच्चन जी जो थे साइंटिस्ट, उनसे मैंने कहा कि भाई ये जो जानकारी आप लाए हो बुद्ध के बारे में, कि बुद्ध ऐसे बुद्ध वैसा, जो भी उन्होंने कहा, ये कहाँ से लाए? तो उन्होंने कहा कि देखो ये किताब एक है, यहां से मैं लेके आया। तो मैंने कहा भाई ये किताब किसकी है? ये जिसकी किताब है उससे पूछो कि वो ऐसा क्यों बोलता है। आप दूसरे की लिखी किताब को कोड करोगे तो पहले उससे पता तो कर लो कि वो ऐसी किताब क्यों लिखता है। आप उसकी किताब को सच क्यों मानते हो? क्योंकि आपके मन में भी ऐसी चीज है जो मैच कर गई उससे, इसलिए आपको लगता है। आप दूसरे पक्ष के बारे में भी तो सुनो, दूसरा पक्ष भी तो देखो, वो भी तो जरूरी है। कोई चीज ऐसे थोड़ी थोड़ी चलती है। ये बात रही। तो वो जो हमारे खुद के संगी हैं, उनको भी ऐसा लगा कि भाई समण वमण में जो समण वमण होते हैं वो दोनों, एक सीनियर होता है एक जूनियर होता है, ऐसा कहीं दूर दूर तक है नहीं। मैंने उनको ये बताया, जो पटेल थे, कि भाई जो विद्वान होता है, जो ज्यादा जानकार होता है, जो पढ़ाने वाला होता है, उसका वमन शब्द कहीं नहीं है। पूरी दुनिया में वमन शब्द नहीं बोलते उसको। वमन या वमन या वमन का मतलब वाम पक्ष, यानी कि उल्टा पक्ष होता है। एक दाया पक्ष होता है, एक वाम पक्ष होता है। वाम से बना हुआ है, उल्टे को बोलते हैं वाम। दाएं को बोलते हैं, बाएं को बोलते हैं सीधा। दाएं को बोलते हैं सीधा और वाम को बोलते हैं उल्टा। वमती से उल्टी बनी है, और वमथू बोलते हैं जो उल्टी होकर सामान आता है उसको बोलते हैं। तो वहीं से वम बनाए, वहीं से भम बनाए, वहीं से ब्राह्मण बनाए, वहीं से ब्राह्मण बनाए। एक बात है। दूसरी बात, आप स्पष्ट रूप से इस बात को जान लो कि जो विद्वान होता है उसको या तो विद्वान के नाम से बोलते हैं, या पाली में व्यू के नाम से बोलते हैं। व्यू के नाम से तो व्यू होगा, या उसको याति के नाम से बोलते हैं, याता के नाम से बोलते हैं। यात, यात मतलब ज्ञात। यानी भी बोलते हैं, यानी भी बोलते हैं। उसको बुद्धिमंतु भी बोलते हैं, उसको बुद्धिमान भी बोलते हैं। पर भाई किसी भी हालत में बमण नहीं बोलते। ये कोई शब्द नहीं है। जब से इसमें बात बहस हो रही है, खूब ढूंढा मैंने, और फिर भी कोई अगर दिखा दे, ला दे, तो हम उसमें बहस करने को तैयार हैं। ये बात वो समझ गए, जान गए कि भाई, क्योंकि कोई व्यक्ति किताब लिख दे और किताब लिखने के बाद उस पर कैसे मने करे, उसका जीवन खत्म हो जाता है। लोग उसकी मान्यता खत्म कर देते हैं। लोग कहते हैं अरे तू कैसी किताब लिखता है, तेने तो उल्टी लिख दी, और उस पर भी वो लेक्चर दे दे उस पर, तो और समस्या है। तो वो अपनी सपोर्ट में कहीं पत्थर लेके आएगा, कहीं ताम्रपत्र लेके आएगा। भाई हम ताम्रपत्र पे और पत्थर पे यकीन नहीं करते। हम यकीन करते हैं कि हमारे साथ क्या घट रहा है, कौन हमारे साथ क्या कर रहा है। कोई हमें किताब में लिख दे कि ब्राह्मण बहुत सुशील सज्जन होता है, और ये समणों का बड़ा हितैषी होता है, और ये समणों को अपनी सारी जायदाद और पैसा देता है, और समणों को सब कुछ देता है, और अपनी लड़की भी देता है, और अपना लड़का भी देता है काम करने के लिए, गुलामी के लिए, और अपनी जमीन जायदाद देता है, पर है कहीं नहीं। तो क्या लिखे को सच मान लें? हो तो रहा है उल्टा। लिखा क्या है क्या नहीं है, और जो मनुस्मृति में लिखा है बिल्कुल उससे ज्यादा चलता है।
तो आप देखो कि चीजें कहाँ घट रही हैं, कहाँ नहीं घट रही हैं। बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। बुद्धि बंद करके किसी के लिखे शब्दों पे, हमें नहीं पता कि वो शब्द किसने लिखे किसने लिखे। लोग कहते हैं कि अशोक के एडिक्ट्स हैं, अशोक ने लिखवाए हैं। अरे भाई, कौन प्रूव करेगा कि वो अशोक के लिखे हुए हैं? कौन कहेगा कि वो बदले नहीं गए? कौन कहेगा कि वो जमीन में नहीं गाड़ दिए गए? कौन कहेगा कि वो बाद में नहीं लिखे गए? कोई है प्रूफ क्या? पत्थरों पर लिखे का कोई प्रूफ नहीं होता कि वो कितने साल पुराने हैं, इसलिए वो बहस बेकार है। ताम्रपत्र पे लिखे हुए का भी कोई सबूत नहीं होता कि वो कितने पुराने हैं। बहुत सारे अक्षर ऐसे हैं जो नए नए उसमें डाले गए हैं। नए नए उसमें कब भाषा बदल दी गई, कितने अक्षर बदले गए, कोई नहीं जानता। और कोई पुरानी भाषा में जो जो भी आदमी है जो उसमें करप्शन करेगा, जो उसमें बदलाव करेगा, जो अपने मतलब का लिखेगा, वो नई भाषा में क्यों लिखेगा? वो तो पुरानी भाषा में लिखेगा ताकि पूरा हो जाए। जो फोर्स डॉक्यूमेंट बनते हैं आज के समय, जो जाली कागज बनते हैं, किसी को अगर 20 साल पुराना जाली कागज बनाना हो तो वो 20 साल पुराना स्टाम्प लाता है। और 20 साल पुराने स्टाम्प पे उसी के हाथ से, क्योंकि पहले टाइप नहीं था तो हाथ से लिखता है कलम से, और इंक से लिखता है, बिल्कुल ऐसे ही बनाता है, फिर भी पकड़ा जाता है। तो वैसे वो पकड़ में आ जाते हैं। जो लोग यहाँ किताबें लिखते हैं या किताबें छापते हैं, उनकी सबसे बड़ी समस्या हमारे लिए हो रही है। शांति स्वरूप बौद्ध को सब जानते हैं। शांति स्वरूप बौद्ध किताबें छापने का काम नहीं करते थे। वो किसी मिनिस्ट्री में कहीं डेली बेसिस पे कोई आर्टिस्ट थे, और वहां उनका कुछ झगड़ा वगड़ा हुआ, वो नौकरी उन्होंने छोड़ दी। तो जब बाबा साहब यहाँ रहते थे, मूवमेंट चलती थी, तो एक भारतीय बौद्ध महासभा में एक किताब छपने वाली बात आई। उसमें एक बुद्ध का चित्र बनाने की बात आई, एक डॉक्टर अम्बेडकर का चित्र बनाने की बात आई। तो उन्होंने, वो थोड़े बहुत जानते थे हाथ की कलाकारी, एक रेखा चित्र उन्होंने बनाया। रेखा चित्र ही बहुत था, चित्र कोई था नहीं उस समय। फिर वो किताब छपी तो उन्हीं को कह दिया कि आप किताब छाप लो। किताब में कुछ पैसे बचे, उनको अच्छा लगा, वो रास्ता मिल गया उनको, किताब से पैसे मिलते हैं, किताब में बहुत आमदनी है। मैं किताब की आमदनी आपको ऐसे बता सकता हूँ कि जो समन ग्रंथ छपा हुआ है वो 24 रुपये 50 पैसे का पड़ा हुआ है। वो समन ग्रंथ आपको उस तरह के उतने वेट में, उतने अच्छे पेपर में छपा हुआ है, इतनी मोटी किताब किसी भी हालत में बाजार में आपको 80 रुपए से कम कोई नहीं देगा। तो 4 गुने का तो कम से कम मार्जिन है, 4 गुने का। और अगर उसको 200 250 की भी किताब छापे तो लोग खरीद लेते हैं। ये नहीं पूछते कि इसका कागज, इसकी प्रिंटिंग तो केवल 25 रुपए की है, वो खरीद लेते हैं क्योंकि मटेरियल चाहिए उनको। तो किताबों में 10 10 गुना 20 20 गुना भी मार्जिन होता है। और 50 पैसे और 100 100 गुना भी मार्जिन होता है। जो किताबें 10,000 की 20,000 की बिकती है, उनका तो कहना ही क्या। पर कागज तो उसी रेट का आता है, छपाई तो उसी रेट की होती है, सिर्फ किताब की कीमत बदलनी होती है। इसलिए यहाँ लोगों ने 10 10 घर बना लिए। तो उन्होंने एक किताब लिखी सुनीत भंगी के ऊपर। सुनीत भंगी की छोटी सी किताब, उनको टाइटल निकालने होते थे, किताब बेचनी होती थी, किताब चलती थी। मेरा ऐतराज ये था कि जी, सुनीत भंगी नाम का कोई भंगी है नहीं, आप भंगी भंगी करके इसको प्रमोट कर रहे हो। ये भंगी नहीं है, ये उस समय का नाम हो सकता है, पर ये भंगी नहीं है जिसको आप यहाँ सफाई कर्मी या जात वाला या कुछ ऐसा बोलते हो। लोगों में मुगालता होगा या नहीं होगा। उन्हें माने किताब छाप दी। अब जिसने किताब छापी है वो अपनी किताब वापस थोड़ी लेगा, वो थोड़ी कहेगा जी ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। उन्होंने सुनीत भंगी के करेक्टर को बढ़ा चढ़ा कर, क्योंकि किताब बनाने वाले बेचने वाले करेक्टर को बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं ताकि किताब बिके। वो ऐसा था, वो गली में छुपा, वो भगवान को देख कर डर गया, भगवान ने उसको बुलाया, फिर भगवान ने ऐसा किया। मतलब जितनी दुर्दशा वो कर सकते थे सुनित नाम की भंगी की, या सुनित भंगी नाम का जो भी बंदा था, उतनी उन्होंने उसमें की ताकि करुणा दया पात्रा आए और लोग समझे कि भगवान कितने दयालु हैं। तो मैंने पूरा साहित्य छाना, सब छाना, मुझे तो कहीं सफाई का काम भी नहीं मिला, और सफाई के लोग भी नहीं मिले, और सफाई की चीज भी नहीं मिली। बस सुनित भंगी किताब चलती है। अब उसको बदलने में, उसको हटाने में वीडियो बनानी पड़ी, उसका प्रचार प्रसार करना पड़ता है, और एनर्जी अलग। ऐसे ही वो जो उसमें जो नाई, उपाली नाई है, उसको उन्होंने कहा गया कि ये उपाली नाई है। भाई, उपाली नाई को, जो नाय था, जो नाई था, नाई शब्द ही नहीं है वहां पर, वो सिर्फ उसका नाम था। हमारे यहाँ बाल काटने वाले को केस कप्पक बोलते हैं, और जो हजामत बनाता है उसको भंडू बोलते हैं। भंडू, भंडू का मतलब है हजामत बनाने वाला पाली के अंदर। तो इन चीजों को जो किताब के लोग छाप देते हैं सिर्फ इसलिए बेचने के लिए, वहां से हमें बहुत दिक्कत आती है। फिर यहाँ सवाल जवाब होते हैं, फिर सवाल जवाब में वहां एनर्जी जाती है, ऊर्जा जाती है। हम परेशान अपनों से हैं, बाहर वालों से परेशान नहीं है। बाहर वालों को तो हमें पता है कि इनकी तो नीयत ही खराब है, पर अपनों का क्या करें? जो अपने नाम से काम करते हैं उनका क्या करें? ये समस्या आती रहती है, जाती रहती है। अभी वहां गुजरात की संगति में एक और तरह की समस्या आ रही है। वहां पे एक बाम सेब के बहुत पुराने कार्यकर्ता, बहुत पुराने साहब के साथ के मिले, तेज प्रकाश प्रेम, बहुत सीन थे, उनकी पुत्री उनके साथ थी। तो बहन जी भी साथ थी, और वो आए, वहां बुलाया था उनको, बहुत सीनियर, क्योंकि बाम सेब के बहुत सीनियर लोग काम कर रहे हैं।
पूरे देश में समन संघ में। तो उन्होंने बुलाया कि भाई आके देखो। तो उन्होंने कहा जी कि साहब काशीराम जी की वजह से ये सारी क्रांति हुई है, बाबा साहब की क्रांति तो ठप हो गई थी, और साहब की वजह से हुआ, साहब ने ये किया, साहब वो पूरे साहब के भक्त थे। हमने उनसे कहा देखो आप ना चीजों को बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हो, उससे नुकसान होता है, उससे व्यक्तिवाद में आते हो आप ना, व्यक्तिवाद में मत आओ। साहब ने काम किया है हम मानते हैं, साहब ने जीवन दिया है हम सब मानते हैं, पर आप व्यक्ति को इतना प्रमोट कर मत करो। पर वो व्यक्तिवाद में पूरी तरह से उनके भक्त हो चुके थे। हमने उनसे कहा कि भाई देखो साहब को महाराष्ट्र के लोगों ने रिजेक्ट कर दिया था, साहब को पंजाब के लोगों ने भी रिजेक्ट कर दिया था। पंजाब में तो आज तक भी बुद्ध को कोई मानता नहीं। वहां जो रविदास जी उनको मानते हैं या वाल्मीकि जी को मानते हैं, वहां कोई नहीं मानता। थोड़ा बहुत डॉक्टर अम्बेडकर को मानते हैं इसलिए क्योंकि वहां आरक्षण है, पर वो मानते नहीं। उन लोगों को कोई एट्रोसिटी नहीं है उनके साथ में, उनका खाना पीना बढ़िया चलता रहता है, वो बिल्कुल मस्त है, वो अच्छी जमीन फर्टाइल है, वहां कुछ ना कुछ मिल जाता है उन्हें। तो हमने कहा कि देखो उत्तर प्रदेश में जब वो आए थे तो हमारा जिला तैयार था, आरपीआई में हमारे लोगों ने, हमारे परिवार के लोगों ने और लोगों ने काम किया, यहाँ सीटें भी निकाली, यहाँ हमने डॉक्टर अम्बेडकर का पूरा काम किया, और यहाँ जमीन तैयार थी। वो फर्टाइल जमीन हमने गाजियाबाद की, बुलंदशहर के आसपास की, वो उनको दी और वहां से काम शुरू हुआ है। उनको संसाधन दिए, उनकी बात मानी। अच्छी बात है कोई काम करे, जैसे आज कोई काम करता है। वो बुरा मान गए, कह रहे जी साहब की बात नहीं मानते साहब। तो हमने कहा देखो साहब व्यक्तिवाद में चले गए, और बाद में व्यक्तिवाद में वो आगे बढ़े, और अपनी सारी जितना भी उन्होंने मेहनत की वो व्यक्ति के नाम ही कर गए। तो वो नहीं मान रहे थे क्योंकि वो साहब के भक्त थे। पर उनकी पुत्री ने कहा कि ठीक कह रहे हैं ये, उन्होंने गलत किया, उन्होंने व्यक्ति को आगे बढ़ाया, व्यक्तिवाद को आगे बढ़ाया, नहीं बढ़ाना चाहिए था, इससे मिशन मूवमेंट खराब हो गया। उनकी पुत्री मान रही है पर वो नहीं मान रहे। हमको समझ में आता है कि वो क्यों नहीं मान रहे और पुत्री क्यों मान रही है। क्योंकि पुत्री का व्यक्ति प्रेम नहीं है, पर वो जो व्यक्ति हैं वो साहब के साथ रहे हैं, और जब साहब के साथ रहते हैं तो व्यक्ति से प्रेम हो जाता है। कोई मकान में रहता है 4 दिन तो उसकी ईंटों से, उसकी अलमारी से, उसके दरवाजों से, उसकी खिड़कियों से प्यार हो जाता है, व्यक्ति तो बात छोड़ो। तो पर मूवमेंट के अंदर लगाव और प्रेम मूवमेंट के लिए जहर का काम करते हैं, 1000 बार बता चुके हैं। अरे भाई साहब काशीराम जी ने बड़े अच्छे डिसीजन लिए कि मैं किसी के मरे में नहीं जाऊंगा, मैं किसी के जिए में नहीं जाऊंगा, क्योंकि प्रेम भाव में नहीं पड़ना है, राग नहीं पड़ना है। जो मर गया काम आगे करो, बढ़ो आगे। जो जी रहा है ठीक है, काम आगे बढ़ो। हमें अपनी मुक्ति का, हमें अपनी आजादी का काम करना है। ये नियम बड़े अच्छे थे। वो पैसे लेंगे नहीं, देंगे नहीं, हाथ से उठाएंगे नहीं, जो आएगा हाथ के हाथ खर्च कर देंगे, कोई अकाउंट नहीं होगा, कोई डिटेल नहीं होगी। बहुत बढ़िया नियम था, इससे बहुत पारदर्शिता बनी रहती थी। घर छोड़ दिया उन्होंने तो बिल्कुल भिक्खू का जीवन अपनाया, बहुत अच्छा किया, क्योंकि जो घर छोड़ देता है उसकी काम की, उसके काम, उसके द्वारा काम की सफलता की गारंटी है, क्योंकि वो 24 घंटे उसमें लगा रहेगा। ये बहुत अच्छा नियम था उनका। ये नियम था कि वो आजीवन शादी नहीं करेंगे, अच्छा था, क्योंकि अब पूरी जिंदगी समाज का काम करना है तो फिर समाज में एक व्यक्ति की जिम्मेदारी लेके क्यों समाज को काम का नुकसान करना है। ये अच्छे नियम थे उनके। जिसने समर्पण कर दिया, जिसने पूरा कर दिया भिक्खू जैसा, क्योंकि बहुत सारे हजारों भिक्खू ने भी यही किया है। और जो हजारों भिक्खू रहे बुद्ध के साथ, तो 50,000 भिक्खू थे, वो तो साहब से भी ज्यादा कट्टर उनकी वो थी, अधिष्ठान थे उनके, जो व्रत थे उनके, जो उन्होंने नियम लिए, जो सौगंध खाई। और बुद्ध का तो पूरा परिवार ही लग गया इसमें। तो जिनको बदलना होता है वो कुछ भी कर सकते हैं, वो करें अपने हिसाब से, वो ठीक है, उनके हिसाब से कोई समस्या नहीं है। पर व्यक्तिवाद को नहीं बढ़ाना है, ये सब अच्छे अच्छे संत कह के जाते हैं। पर खुद कोई व्यक्ति खुद ही व्यक्ति को आगे बढ़ा जाए तो उसका क्या करोगे? इसका मतलब कुछ गड़बड़ होगी, कहीं ना कहीं गड़बड़ होगी तो भुगतो भैया। यही हमने उनसे कहा। तो व्यक्तिवाद आड़े आता है, इसको कैसे काउंटर करोगे, इसे कैसे करोगे? यहाँ जो व्यक्तिवाद है वो बहुत ज्यादा आड़े चल रहे हैं। अभी एक घटना और घटी है यहाँ दिल्ली के अंदर। 26 नवंबर को राष्ट्रीय बौद्ध महासभा और एक संगठन और ने मिलकर यहाँ कार्यक्रम लगाया जंतर मंतर पे। और भी बहुत कार्यक्रम लगे 26 जनवरी को। अब 26 जनवरी के कार्यक्रमों से संविधान बच नहीं रहा है, बल्कि संविधान और ज्यादा खतरे में जा रहा है, संविधान और जल्दी खराब होगा। क्योंकि पूरी दुनिया को पता चल गया कि ये लोग संविधान बचाने वाले सब अलग अलग हैं, ये इकट्ठे नहीं है। संविधान बचाने के जो कार्यक्रम है वो एक प्लेटफॉर्म से नहीं है, इनका कोई सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है। इन्होंने सबने अलग अलग पैसा इकट्ठा किया है, सबने अलग अलग भाषण दिया है, सबने अलग अलग तरह का भाषण दिया है, सबने अलग अलग मंच सजाई हैं, सब एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं, सब एक दूसरे के कट्टर विरोधी हैं। कभी ये एक साथ बैठ कर चाय भी नहीं पीते, कभी ये एक दूसरे से बात भी नहीं करते। ये सिर्फ अपने आप को प्रमोट करने के लिए, शायद 2024 का चुनाव आ रहा है उसमें चेहरा चमकाने के लिए, या ये कोई ना कोई अपने किसी मतलब से काम कर रहे हैं, पर संविधान को बचाने के लिए काम नहीं कर रहे। संविधान को बचाने के लिए अगर संविधान दिवस मनाया होता तो इकट्ठे होके आते सारे, एक शहर में एक होता। इतनी समझ भी नहीं है तो संविधान नहीं बच सकता।
ये बात तो समझ में आ गई। यहाँ जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा है, उनके एक सज्जन से बात हुई। मैंने उनको फोन किया, एडवोकेट हैं। मैंने उनसे कहा, देखो मैं आपके जो कार्यक्रम लगा है इसके बारे में एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपका क्या पॉजिटिव काम रहा, क्योंकि आप कल को शिकायत ना करो कि भाई हमसे पूछा नहीं है, बताया नहीं। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप बता दो मुझे, ताकि मैं वीडियो में डालूं कि भाई क्या चीज अच्छी रही क्या नहीं। उन्होंने पूरी ताकत लगा के यहाँ काम किया। व्योम के सर ने रिपोर्ट दी है कि जी 200 सवा 200 कुर्सियां थी, और वहां उस छोटे से एरिया में 8 कार्यक्रम लग रहे थे। एक उनका था, 7 कार्यक्रम अलग अलग थे, सभी लोगों के वहां लोग थे। उनकी कुर्सी एक छोटे से घेरे में थी 200, और 200 250 बहुत ज्यादा, 300 आदमी हो सकते हैं, इससे ज्यादा आदमी थे नहीं। भाई इतना हल्ला मचाया, इतना शोर मचाया, इतना पैसा खर्च किया, और आदमी 200 250 आए, तो संविधान कैसे बचाओगे, अलग बात है। पर मैंने उनसे पूछा कि भाई आप मुझे बताओ कि आपका क्या उद्देश्य था, और वो उद्देश्य पूरा हुआ या नहीं हुआ, और मैं इसका वीडियो बनाऊंगा, कहीं दिक्कत ना हो जाए बाद में, क्योंकि आप मेरे मित्र भी हो। तो उन्होंने कहा, जी हमारा उद्देश्य पूरा हो गया, पूरा। तो मैंने कहा, भाई क्या उद्देश्य था आपका? तो उन्होंने कहा, जी हमारा उद्देश्य था कि जो संघोल है उसके बारे में प्रदर्शन करना कि ये गलत है, इसको हटाओ। और दूसरा, जो किसी सरकारी जो पदाधिकारी है कोई, या उसमें दिल्ली उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई व्यक्ति है या कोई कैबिनेट का, मुझे पता नहीं, उसने कुछ ये कहा था कि संविधान बदलेगा या संविधान हटेगा। उसकी स्टेटमेंट पे हमने विरोध प्रदर्शन किया। तो ये हमारा उद्देश्य था, हमने पूरा हुआ। तो मैंने कहा, भाई आगे का क्या है? अभी तो आपने जो किया उसमें क्या हुआ? बोले, हमने ज्ञापन दिया, राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया, पहली बार लिखित में ज्ञापन गया, और ज्ञापन में हमने ये बात मांग की, हमने ये मांगा कि ऐसे ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तो मैंने कहा, भैया आगे क्या करोगे, आगे आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या है? कह रहा, आगे का तो आगे देखेंगे। तो मैंने उनसे ये कहा, मैंने कहा भाई, मैं अपना अनुभव भी बता रहा हूँ। 20 साल पहले जब हम लोग यहाँ मांगा करते थे, वही मांग उन्होंने रखी है, निजीकरण में आरक्षण चाहिए, फलाना चाहिए, ढिलाना चाहिए, वो 10 सूत्री मांगे थी। तब हम ये बात मांगा करते थे, तब हम बेवकूफ थे, हमें अकल नहीं थी, हमें नहीं पता था कि यहाँ मांगने मांगने से कुछ नहीं मिलता। ये सारी जगह हमने काम किया, सब जगह हमने खूब डिमांड लेटर दिए, खूब हमने पीएमओ हाउस में पीएम को और सीएम को और मुख्यमंत्री को खूब लेटर भेजे, और प्रधानमंत्री को। पर आज तक एक भी मांग किसी की भी कोई भी पूरी नहीं हुई। वो मांग पत्र चले जाते हैं, उस मांग पत्र का फॉलो भी नहीं होता। यानी कि हमने मांग पत्र दे दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, तो हमको 2 दिन बाद ये पूछना चाहिए, भाई हमारे मांग पत्र पे क्या कार्रवाई हो रही है, तुमने क्या बिल बनाया, क्या नियत है सरकार की, सरकार का जो मंत्री हमसे कब बात कर रहा है, कब हमारी मीटिंग होगी, ये फॉलो अप है। पर कोई फॉलो अप नहीं है। जितने भी प्रदर्शन, यहाँ रोज 4 प्रदर्शन होते हैं जंतर मंतर पर, रोज संडे को 8-10 होते हैं। भाई आज तक इतने कागज जाते हैं, खासतौर से हमारे श्रमणों के ज्यादा जाते हैं, वो ज्यादा वो हैं, क्या बोलते हैं, प्रदर्शन करने में माहिर हैं, सारे आते हैं। वहां भी श्रमणों में एक लड़का आया हुआ था जो मध्य प्रदेश से आया, घूमता घामता, वो कह रहा है, सारे मेरे पीछे आओ, मेरे को चंदा दो, अब हम सब देखेंगे और क्या होता है क्या नहीं होता है। तो यहाँ आते हैं, ढोल नगाड़े बजाते हैं, अपना फोटो चमकाते हैं, एक मांग पत्र देते हैं और वापस चले जाते हैं। तो मैंने उनसे कहा, क्या आपने जो ये कार्यक्रम किया 15 दिन बाद फिर कर दोगे? कह रहे, जी 15 दिन बाद तो नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे भी पता है 15 दिन बाद नहीं हो सकता। भैया इतने सारे आदमियों को इकट्ठा करना, उनको बस का अरेंजमेंट कराना, उनका बस का पैसा देना, उनको लाना, उनका खाना, उनका खर्चा, उनका टेंट, उनका लाइट, उनका साउंड, उनका माइक, वहां परमिशन, वहां पुलिस का झगड़ा, वहां फलाना या ढिलाना, ये सब करने में घुटने घिस जाते हैं। तब जाके एक प्रदर्शन होता है, तो दोबारा नहीं होता, लोग बार बार नहीं आते। पर उसका परिणाम क्या रहा? खाली मांग पत्र देने के लिए, खाली मेमोरेंडम देने के लिए और खाली भाषण देने के लिए, उससे क्या उद्देश्य पूरा हुआ? कौन सा संविधान उससे बच गया? कौन सी उससे डिमांड पूरी हो गई? कौन सा उससे संगोल हट गया? कौन सा उससे संविधान बच गया? कोई पूछने वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं है। जयकारे और बस बहुत बढ़िया कार्यक्रम हुआ। अरे भाई 200 लोग इकट्ठे हो गए, 250 लोग इकट्ठे हो गए, उसमें कार्यक्रम क्या बढ़िया हुआ? कौन सा तुमने तीर मान लिया? ये करोड़ों की संख्या में अगर 200-250 लोग आ गए और जगह जगह ऐसे इकट्ठे हो रहे हैं, तो थोड़ी शर्म करो यार। एक बंद कमरे में बैठो, कहीं मीटिंग लगाओ, बातचीत करो। मैंने उनसे कहा, भाई तुम्हारी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा को हमने इतने इन्विटेशन भेजे, हमने कहा भाई आगरे आ जाता हूँ, आगरे आपकी मीटिंग है, आगरे के संघियों के साथ में बैठ के बात कर लेते हैं, हमको एक होना है। आपको नागपुर बुलाया, आपने कहा 3 लोग आएंगे, कोई नहीं आया नागपुर। आपको कहा, मैंने उस व्यक्ति से कहा, आपको कहा कि भाई आप मीटिंग कर लो, मैं आ जाता हूँ कहीं, दिल्ली के संगी आ जाते हैं, या आप आ जाओ, मैं संगियों को बुला लेता हूँ, हम बैठ के बात कर लेते हैं, एक कर लेते हैं।
भाई हम सभी लोगों से ऐसा बोल रहे हैं, जितने भी संगठन के लोग हैं सभी से कह रहे हैं आओ बैठे बात करें, पर कोई आता नहीं। तो हम इसलिए बोल रहे हैं, हमें पता है नहीं आ रहे हैं, पर हम समाज को ये बताना चाहते हैं भाई रे हम इनसे बात करने के लिए खूब तैयार हैं। जैसे बुद्ध अपने संघ के साथ में हर जगह जाने को तैयार होते थे किसी मत के आदमी को कि बताओ आओ बहस कर लेते हैं, बैठो, तुम्हारा मत ये है मेरा मत ये है, जो अच्छा होगा उसको संघ चुन लेगा। जैसे लोग बुद्ध के पास आते थे, तो वैसे ही सिस्टम हमने अडॉप्ट किया है कि संघ आपके द्वार भी आ सकता है। आप संघ को द्वार आना चाहते हो तो आपका रहने खाने का इंतजाम भी संघ कर देगा। पर आओ बिना बैठे बात करें, बात कैसे बनेगी, कैसे कर लोगे? तो मैंने उनको कहा भैया ये चूहा दौड़ हो रही है, कुत्ते दौड़ हो रही है, ये सब ये सोच रहे हैं कि मैं तेज दौड़ूंगा और मैं सबसे आगे निकल जाऊंगा तो लोग अपने आप मेरे पीछे आ जाएंगे कि देखो ये दौड़ में सबसे अच्छा है, इसके पीछे हो जाओ। मैंने कहा भाई ऐसे काम नहीं चलता। ये 60-70 साल से जो चूहा दौड़ चल रही है, हर आदमी अपना धरना प्रदर्शन कर रहा है और लोगों को रिझाने में लगा हुआ है, इससे बात नहीं बनने वाली है। हम टुकड़े टूटते जा रहे हैं, टुकड़े टूटते जा रहे हैं। यही समर संघ कहता है कि भैया ये चूहा दौड़ बंद करो, ये भागना बंद करो, पैसा वैसा खर्च करना बंद करो, बैठो और बात करो, एक साथ इकट्ठे हो, अगर होना है और नहीं होना है तो उस काम को बंद कर दो। किसी ने कहा थोड़ी ये काम करने के लिए, जबरदस्ती करते हो। जब नहीं होता और नहीं तुमसे कुछ हो पा रहा है तो उसको बंद कर दो ना। पर बंद करते नहीं, चंदे का धंधा आता है, चंदे की बात आती है। ये समर संघ की समस्या है। ये समर संघ इसके लिए यहाँ काम करता है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो बहुत तेजी से दिक्कत में आ रही हैं और बहुत तेजी से हमें समझ में आ रही हैं। बहुत सारे लोग हैं जो घुमा फिरा के आते हैं, बातचीत करते हैं, सवाल जवाब करते हैं, हम सबका सवाल जवाब देते हैं, सबका स्वागत है। पर भाई कितना स्वागत करें, कितनी बातचीत करें, जब कोई इकट्ठा नहीं होता, इकट्ठा होने को नहीं आता है, तो फिर हम समर संघियों से बात करते हैं। जो मेन कंसेप्ट है हमारा वो ये है कि हमारे सारे अधिकार जा चुके हैं और अधिकार मिलने की संगठनों से कोई उम्मीद नहीं है। संगठनों ने खूब हाथ पर मारे, संगठनों की एक लिमिट होती है। उनके जो लोग हैं, पदाधिकारी हैं, वो मंच माला पद पोस्ट में फंस जाते हैं। उनको इतनी समझ भी नहीं है, उनका इतना दायरा भी नहीं है, उनके पास इतने लोग भी नहीं है। तो किसी भी संगठन से कोई बात नहीं होने वाली है। खूब अजमाइश कर लिया और भी संगठन लगे पड़े हैं, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, कोई अधिकार वापस नहीं आ रहा है। तो अधिकार वापस कैसे आएगा? अधिकार वापस आने का जो प्रोसेस है पहले उसे समझ लें कि अधिकार जाता कैसे, अधिकार आता कैसे। अगर आपको यह समझ में आ गया कि अधिकार जाता कैसे और अधिकार आता कैसे, तो अधिकार आ जाएगा वापस। संविधान के अंदर अधिकार लिखे हुए हैं, संविधान अधिकार देता है। अगर संविधान में कोई बात आपके पक्ष में लिख गई तो वो आपको मिलेगी। इंप्लीमेंट हो या ना हो, वो इंप्लीमेंट कराई जा सकती है, पर लिखने का सूत्र बन गया। और संविधान में कोई अधिकार आपका लिखा हुआ है और वो वहां से हटा दिया तो फिर वो अधिकार आपको नहीं मिलेगा। तो संविधान में अधिकार लिखा कैसे जाता है और संविधान में अधिकार मिटाया कैसे जाता है? देखो लिखे तो सारे गए हैं डॉक्टर अंबेडकर की बहस के द्वारा। इसको सोच लो, कोई और नहीं लेके आया। क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने, चाहे कोई माने या ना माने, चाहे अंबेडकर का विरोधी हो या उनका सपोर्टर हो, वो अलग बात है, बट डॉक्टर अंबेडकर ने अकेले ही वहां सब लोगों को सामना किया और अपने लोगों के अधिकार की बातें उसमें लिखी, मनवाई, और वहां सवाल के जवाब दिए, तर्क वितर्क हुआ और वो लिखवाई जितनी लिखवा सके। पूरी नहीं लिखी, थोड़ी लिखी है, पर जो लिखी। तो अधिकार तो वहां लिखे हुए हैं। पर अधिकार जा कैसे रहे हैं? उसी किताब में ये लिखा हुआ है कि बहुमत जिस भी चाहे अधिकार को, उसको कम कर सकता है, ज्यादा कर सकता है, संशोधित कर सकता है, खत्म भी कर सकता है, और उसको टांग कर भी रख सकता है, हैंग हैंग भी कर सकता है, उसको कुछ भी कर सकता है। उसके पास में पावर है, जो बहुमत है। अब बहुमत कहां से आता है उस अधिकार को बदलने के? बहुमत आता है देश के अंदर जब चुनाव होते हैं और जब एमपी बने जाते हैं। तो एमपी, जो जो एमपी चुने जाते हैं वो जाके वहां बहुमत में होते हैं। संविधान गुट बनाने को नहीं कहता, पार्टी बनाने को नहीं कहता संविधान, पर पार्टियां बनती हैं। तो आप पार्टी को वोट देते हैं उसकी बजाय, तो वहां जो लोग चुन के जाते हैं वो आपके अगर फेवर के नहीं है तो वो बात को नहीं मानेंगे। लोग चुन के गलत चले गए, फेवर के नहीं है, कोई बाधा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है। पर अगर जमीन पर सारे लोग इकट्ठे हैं और वो सब एक फेवर के हैं और वो सब एक साथ हैं, तो चुना हुआ व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। बेशक वो गलत चुन के जाए या सही चुन के जाए, फिर वो कुछ नहीं कर सकता। इसके उदाहरण देखे हमने। 2 अप्रैल 2018 को जो प्रतिनिधि थे, जो एमपी थे, उन्होंने ही हमारा एट्रोसिटीज एक्ट हटाया और ब्यूरोक्रेसी ने उसको लागू किया और मीडिया ने चुप बैठी रही, कोई बोला नहीं, और संगठन का कोई नेता आया नहीं। जो हमारे 29 लाख संगठन है, तो हम ही सड़कों पे आए, साधारण लोग सड़कों पे आए, तो हम इकट्ठे हो गए, तो हमारा वो अधिकार बच गया। यानी वी द पीपल जब भी इकट्ठे होते हैं तो अधिकार बच जाता है, चाहे भले उनके एमपी एमएलए हो या ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ता।
तो ये बात तय हो गई कि भाई ताकत जो है वो एमपी एमएलए के अंदर भी नहीं है, ताकत तो वी द पीपल में है, हम भारत के लोगों में है, संघों में है, वी में है। तो भाई 4 4 घंटे के लिए इकट्ठे हुए तो एक अधिकार बच गया। तो परमानेंट इकट्ठे होने में कौन सा हमें पैसा देना पड़ रहा है? परमानेंट इकट्ठे होने में क्या है, सिर्फ हमको ये तो कहना पड़ेगा कि हम समन हैं और हम समन संघ के मेंबर हैं। और समन संघ के मेंबर मत बनो समन के नाम से। कोई सकता है कि बहुत सारे लोगों को ऐतराज हो, अरे इसमें तो ये ज्यादा भौंकता है, ये ज्यादा कहता है, इसका चेहरा ज्यादा आता है, ये ज्यादा बोलता है, इसका ज्यादा काम है, तो हम क्यों जाए इसके पीछे? नहीं जाना चाहिए व्यक्ति के पीछे, बिल्कुल। भाड़ में गया समर संघ और तेल लेने गया, क्या बोलते हैं, पूरा पूरा। आप किसी भी तरीके से इकट्ठे हो जाओ भाई, आप खुद इकट्ठे हो जाओ, वही संघ है। संघ का तो नियम है कि जहां लोग सारे इकट्ठे होंगे वो संघ है, वही समर संघ होता है। क्योंकि आप समर हो पैदाइशी, उसे तो मना नहीं कर सकते, आप बमर तो हो नहीं। तो आप बेशक इसका समर संघ नाम मत लो, बेशक आप ये खाली इसको संघ बोलो, खाली इसको गुट बोलो, खाली इसको कुछ भी बोलो, पर इकट्ठे हो जाओ। मतलब इकट्ठे होने से है। आप कहाँ इकट्ठे होगे इससे नहीं है। 2 अप्रैल 18 को आपका कोई संग वंग कहीं नहीं था, कोई श्रवण नहीं था, कोई शब्द नहीं था, कुछ नहीं था, आप सिर्फ इकट्ठे ही तो हुए थे। परमानेंट इकट्ठे हो जाओ। और परमानेंट इकट्ठे होने के लिए आप कोई भी नाम रखो वही चल जाएगा, ना भी नाम रखो तो भी चल जाएगा, पर आप इकट्ठे तो रहो। इकट्ठे रहोगे तो अधिकार नहीं जाएगा, ये संविधान कहता है। इसलिए संविधान के अंदर साफ साफ जो है वो है वी द पीपल। संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गवर्न्ड बाय द वी द पीपल। वी द पीपल डज नॉट गवर्न बाय द संविधान। यानी कि संविधान लोगों को गवर्न नहीं करता, लोग संविधान को गवर्न करते हैं, लोग संविधान को चलाते हैं, लोग ही संविधान को बनाते हैं। ये थोड़ा सा जो डिफरेंस है, अगर इसको समझ लोगे तो हमको समझ में आ जाएगा कि हमको इकट्ठा होना है। ये मोटिव है समन संघ का कि लोग इकट्ठे हो जाएं, हम इसकी जागृति फैला रहे हैं। इसके लिए हम उनको बता रहे हैं कि पुराने समर संघ के नियम थे, आप उन्हीं को एडॉप्ट कर लो, जिसमें चंदा नहीं है, जिसमें व्यक्तिवाद नहीं है, जिसमें संघवाद है, जिसमें राजनीति में नहीं जाता है। जो व्यक्ति राजनीति में जाना चाहे चला जाए, जिसके अंदर ना मंच है, ना माला है, ना जिसका पंजीकरण हो सकता है, ना जिसके अंदर पोजीशन है, ना जिसके अंदर कोई हीरोशिप है, ना जिसके अंदर कोई जाति की बात करने देते हैं, ना जिसके अंदर कोई वमड़ आ सकता है, जिसके आदेश सबसे ऊपर होते हैं, जो नियम कभी बंदे नहीं जा सकते, और कोई अगर संघ से घात करे तो उसको सजा मिलेगी। ये छोटे छोटे से 10 नियम है, पर हैं बड़े कमाल के। बस इतना सा समर संघ है, और इसमें काम करने के लिए कहीं कोई पर्ची कटती नहीं, कोई पैसा लेता नहीं। जिसको करना है, जो समर है, वो काम करे और आके अपनी सेवा दे, और आके देखे कि 11 फरवरी को जो हम सब लोग इकट्ठे होंगे तालकटोरा स्टेडियम में। क्योंकि 11 फरवरी को हम ना तो धरना प्रदर्शन के लिए इकट्ठे होते हैं, समर संघ के अंदर धरना प्रदर्शन नहीं है, ना ही हम सरकार को कुछ बताने के लिए इकट्ठे होते हैं, क्योंकि हम कुछ बताना नहीं चाहते सरकार को, सरकार सब जानती है। ना ही हम सरकार से कुछ मांगने के लिए इकट्ठे होते हैं, क्योंकि मांग के कुछ मिलता नहीं है, बेकार की बात है मांग के मिलता है। पर जो इकट्ठे होते हैं उनके उनके घर बिना मांगे आ जाता है। हम तो सिर्फ अपने परिवार को देखने के लिए, अपने परिवार को इकट्ठा करने के लिए हो रहे हैं। उसके लिए आपने थोड़े से पैसे खर्च करने हैं अपने अपने खर्चे के, और आपने अपने अपने वाहन से आना है, और यहाँ आके अपने परिवार से मिलना है, मौज मस्ती करनी है और चले जाना है। हमें ये पता चल जाता है कि अब संघ हमारा इस पोजीशन में है, इतने लोग हमारे संघ में एक्टिव हैं। बाकी सब लोग आ भी नहीं पाते क्योंकि दूर दूर से होते हैं, पर जितने आते हैं वो बाकियों का हौसला बढ़ा देते हैं, चला जाते हैं। इतना सा काम है। ये समर संघ है, ये समस्याएं आ रही हैं हमारे साथ में। इसलिए हम बार बार कहते हैं जुड़ेंगे तो जीतेंगे। जो जुड़े हैं वो जीते हैं। और हम इसको छोटे शब्दों में कहें तो हम ये कहेंगे, जो संघ में रहे हैं वो जीते हैं, और जो संघ में नहीं रहे हैं वो कभी नहीं जीते हैं। संगठन कभी काम नहीं कर सकता, कभी नहीं जीत सकता, क्योंकि बड़ी समस्या है। संघ हमेशा बड़ी समस्या को डील करता है, क्योंकि संघ है वो बड़ी से बड़ी समस्या को खा जाता है, पर संगठन नहीं खा सकता। संगठन आपस में लड़ते रहते हैं, उनमें टन टन की आवाज आती रहती है, पर संघ हमेशा इंटैक्ट रहते हैं, सॉलिड रहते हैं, जमे हुए रहते हैं। संघ को कभी मरने की संभावना नहीं है, क्योंकि संघ के अंदर कोई बुराई नहीं है। संघ के अंदर ना नेता है, ना व्यक्ति है, ना पद है, ना मंच है, ना माला है, ना जमीन है, ना जायदाद है, ना कोई पैसा है, ना कोई रजिस्ट्रेशन है। यहाँ सिर्फ सेवा देनी है और खत्म हो जाना, सेवा देनी है और खत्म हो जाना जैसे पहले है। ऐसे निस्वार्थ भाव के प्लेटफॉर्म का बढ़ना निश्चित है। वो हमेशा बढ़ेगा, देर सवेर हो सकती है, पर वो रुकता नहीं है और ना वो रुकेगा। इसलिए हमें जिद्द जुड़ने की है। जुड़ेंगे जीतेंगे। जो जो जुड़े हैं वो जीते हैं। अगर मेरे किसी वक्तव्य में कोई गलत बात हुई हो तो मैं संघ से माफी चाहता हूँ। संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे। संघं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि।